फ़िनलैंड की इकोनॉमी में थोड़ा-सा चैलेंज फ़ेस कर रही है, आपको पता है कि और आपको ये भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 10% और मोर देन 10% है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए फ़िनलैंड ने पहले भी रिकवर किया और फ़िनलैंड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि फ़िनलैंड बहुत जल्दी रिकवर ना कर पाए। इवन जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इवन 5% है और फ़िनलैंड का मान लीजिए 10% है, तो कोई कंपैरिज़न नहीं है। फ़िनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है और फ़िनलैंड रिकवर कर सकता है और जो रिज़र्व बैंक ऑफ फ़िनलैंड के जो मतलब जो प्रेडिक्शन है कि 2026 से फ़िनलैंड की इकोनॉमी भी रिकवर करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम होगा बहुत। ठीक, ख़ैर तो अब आगे की बा अभी की बात करते हैं करंट सिचुएशन की, अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो जो मैं उनके बारे में बात करूँगा, क्या आपको फ़िनलैंड मूव करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो न्यूकमर्स जो भी आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं और साथ में जो लोग यहाँ पे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में कि जब इकोनॉमी फ़िनलैंड की थोड़ा-सा श्रिंक हो रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ रहा है, तो आपको अभी क्या आप अपनी तरफ से आपको क्या एक्शन लेने चाहिए? तो पहली बात बताऊँ मैं जो लोग जॉब कर रहे हैं तो सिक्योर योर एम्प्लॉयमेंट यार, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। अभी भी जो स्किल्स हैं डिमांड में जैसे आपका क्या कहते हैं ऑटोमेशन हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, सस्टेनेबिलिटी हुआ, ठीक है? और जो आईटी इंडस्ट्री अभी भी मतलब ये हाई डिमांड में है और नेटवर्किंग चाहे वो आप मैं बार-बार बोल रहा हूँ लोग इस बात को बहुत वो ले लेते हैं अरे ऐसे लिंक्डइन हुआ, चाहे यूनियन इवेंट्स हुआ, लोकल मीटअप्स हुआ, इनमें आप ज़रूर जाइए भले ही आप वेल सेटल्ड हैं यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अप टू डेट रखिए, ठीक? दूसरा, अपनी जॉब में हमेशा विजिबल रहो, मतलब हमेशा हमेशा इनिशिएटिव लो, ये नहीं शांत बैठे हो कहीं एक कोने में जो रहते हैं ना यार वो धीरे धीरे उनको कोने में ही कर दिया जाता है। वो जमाना गया यार कि चुपचाप अपना काम करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, अब आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है? अपने बिजनेस गोल्स जो कंपनी के हैं उनको मतलब उनके उनसे अलाइन रहिए आप, ठीक है ना? मतलब अलाइन विद योर मतलब बिजनेस गोल्स ऑफ योर कंपनी, राइट? एंड जो पोटेंशियल जो ले ऑफ्स है उसको आपको अवॉइड करना है, कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल समझ लीजिए आप। हाइब्रिड रोल अगर आप ले सकते हैं तो उनको ज़रूर आप मतलब जैसे मान लीजिए जैसे लोग होते हैं कि पार्ट टाइम स्क्रम मास्टर, पार्ट टाइम डेवलपर, या जो आप क्या कुछ लोग कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है प्रोडक्ट ओनर कम स्क्रम मास्टर, ठीक है? या जो आप लोग क्या कहते हैं मार्केटिंग प्लस मतलब एआई एक्सपर्ट, इस तरह से डेटा प्रोसेसिंग प्लस स्क्रम, समथिंग लाइक मीन्स हाइब्रिड जॉब्स जो होती हैं, तो उसमें क्या होगा अगर एक जॉब से आपको मतलब क्या कहते हैं आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो दूसरा जो अनदर रोल जो आपको मिला उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ज़्यादा। तो कहने का मतलब कुल मिला के जो जॉब सिक्योरिटी आपको अपनी बढ़ानी है, कहने ये समझ लीजिए आप। तो पहला सिक्योर योर एम्प्लॉयमेंट इस क्राइसिस सिचुएशन में, तो अब ले ऑफ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? तो ये आपको कैसे करना है, तो ये आप मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया है, बाकी आपके ऊपर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको आपको थोड़ा-सा टाइट कर रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर है जैसे कहते हैं क्या कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको है अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो अगर आपको अपार्टमेंट में रहते हैं या घर में रहते हैं तो एक आध रूम आप रेंट पे दे सकते हो। देखो ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब मतलब हर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। और क्या कहते हैं केला से बात कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं कुछ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है? तो आप बात कर सकते हैं केला से। ठीक, जैसे हाउसिंग अलाउंस हुआ और अदर अलाउंसेस हुए तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है? ये मैं जो बता रहा हूँ ये तो आपको मैनेज करना है, कैसे करना है, ठीक है? चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखिए कभी भी चाहे आप बहुत बड़े यहाँ पे बिल्कुल वेल सेटल्ड हों, हमेशा चेक करते रहिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ हैं, हमेशा अप टू डेट रखिए, हमेशा ऐसी जगह कनेक्शन रखिए कि आपको यूँ जैसे आज अगर है तो आपको जॉब ऑफ़र विद इन अ मंथ आप कहीं भी जॉब स्विच कर सकते हो। तो ऐसे कनेक्शन हमेशा बना के रखने चाहिए, भले ही आप वेल सेटल्ड हो, हमेशा जॉब मार्केट देखते रहना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए कौन-सी पोज़ीशंस अवेलेबल है, कहाँ पे हैं, क्या हैं, और लोगों से हमेशा कनेक्शन बनाए रखिए। हमेशा मिलना-जुलना बहुत ज़रूरी है यार ये। इससे बहुत फ़ायदा होता है, मैं क्लियर बता दूँ आपको। चलिए, अब मैं उनकी बात करता हूँ जैसे स्टूडेंट्स हुए और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं क्लियर बता दूँ मैं। फ़िनलैंड जो है कि अगर आप मूव करना चाहो तो अगर आप कोई मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स आपके नहीं हैं कि भई यहाँ पे कदम रखते ही आपकी जॉब लग जाएगी, कदम रखते ही आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। पहले तो ये अनरियलिस्टिक गोल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है? प्रैक्टिकली सोचिए आप। अगर आप पहली बात सोचिए आप स्टडी करने आ रहे हो कि आप जॉब करने आ रहे हो, ठीक है? आते ही आपको जॉब लगना मिलती है लोगों को, लेकिन
90% नहीं मिलेगी, 10% मिल जाती है। मैंने देखे हैं लोग 2-3 महीने में आ जाते हैं, तो 90% नहीं मिलेगी। फिनलैंड अगर आपको क्या कहते हैं स्टडी के लिए आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप टेक्नोलॉजी में हुआ, हेल्थ हुआ, रिसर्च फील्ड में हुआ, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फीस थोड़ा ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप फिनिश लैंग्वेज मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर विलिंग टू लर्न फिनिश लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी फाइन। डजेंट मैटर लाइक जॉब क्राइसिस क्या है क्या नहीं है वो है। देखो हर फील्ड में फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फील्ड में स्पेशली अगर पार्ट टाइम जॉब्स हुआ और अदर फील्ड्स में है तो आपको फिनिश लैंग्वेज चाहिए। अगर आप मतलब बिल्कुल सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिनलैंड आइए। ठीक है, और एक बात और रखिए, 1 साल का बजट अपने पास बना के आइए, आपको ऐसी जॉब यहाँ पे आते ही कुछ नहीं मिलना, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप। 90% बोल रहा हूँ मैं, 10% को मिल जाए वो नहीं, पर जो 90% लोगों को बता रहा हूँ भाई, आते ही जॉब नहीं लगनी है, तो 1 साल का बजट आप बना रखिए। मिल जाए जॉब पहले बहुत अच्छी बात है, पार्ट टाइम में नहीं मिलती, लेकिन अपना अपना बजट आपको बना के आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिए आप। वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत इजी है फिनलैंड में, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल प्रूफ बहुत स्ट्रिक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अगर आप फाइनेंशियल प्रूफ नहीं दिखा पाए, नहीं शो कर पाए, तो आपका वीज़ा और यहाँ पे भी रेजिडेंस परमिट आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इफ़ एंड बट की बात नहीं है कि आप सोचो कि मैं इफ़ एंड बट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ जैसे नियर बाई कंट्रीज़ की, आप बोलो कि भाई और कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट है या आप कहीं मूव करना चाहते हो, तो पहले स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आपका ट्यूशन फ़ी फिनलैंड में आपकी अराउंड 0 to 15,000 पर ईयर होती है, नॉन ईयू स्टूडेंट्स की या फॉरेनर्स की। 0 to 15,000 डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी। और ये जर्मनी में आपकी मोस्टली फ्री होती है, लेकिन जो एडिशनल फीस मिला के अराउंड 1,500 to 3,000 यूरो पर ईयर है। ठीक है, जर्मनी में, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, नीदरलैंड में हुआ जैसे आपका 6,000 to 20,000 पर ईयर, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बेनिफिट्स के मामले में नीदरलैंड फिनलैंड से अच्छा नहीं है। जो बेनिफिट्स यहाँ पे ए टाइप के स्टूडेंट्स को है, जो इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो इतना बढ़िया है फिनलैंड का, वो इतना अच्छा नहीं है किसी भी कंट्री का, ध्यान रखिए। ठीक है, और कनाडा में जैसे अगर आप चाहो तो 15,000 से 30,000 पर ईयर है फीस। ठीक, ये ध्यान रखिए आप, कैनेडियन डॉलर्स में बात करूँ मैं तो। कॉस्ट ऑफ लिविंग अराउंड सेम है फिनलैंड में, जर्मनी में बात करूँ मैं, थोड़ा सा नीदरलैंड में ज़्यादा है। तो अराउंड 800 यूरो पर मंथ, 1,200 यूरो पर मंथ जरूरत पड़ती है। 800 यूरो स्टूडेंट को दिखाने पड़ते हैं पर मंथ, लिविंग कॉस्ट जो बोलते हैं, और 1,200 यूरो एक एडल्ट को दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं है। जनरली क्या होता है, फॉरेनर्स इससे कम में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये मिनिमम आपको दिखाना पड़ेगा, ये बजटिंग में। ठीक है ना, आपको शो करना पड़ेगा। जर्मनी में 700 से 1,000 यूरो, मतलब थोड़ा कम है फिनलैंड से। और नीदरलैंड में थोड़ा ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, और कनाडा में भी लगभग बराबर, फिनलैंड के बराबर सही, थोड़ा सा फिनलैंड से ज़्यादा ही समझ लीजिए आप कनाडा में। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। फिनलैंड में क्या होता है कि आप इंग्लिश से सर्वाइव कर सकते हैं, इंग्लिश ओनली रोल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो स्टडी है आपकी इंग्लिश में अवेलेबल होती है। ऐप नीदरलैंड में भी काफ़ी अवेलेबल है और सर्वाइव कर सकते हैं। जर्मनी में थोड़ा सा विदाउट जर्मन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा आप। लॉन्ग टर्म में आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, तो कम्पिटिटिव है वहाँ भी, अगर आप नॉन जर्मन हैं, आप जर्मन नहीं सीख पाते तो। ठीक है ना, पार्ट टाइम जॉब थोड़ा इजी मिल जाती है जर्मनी में एज कम्पेयर टू फिनलैंड, ये आपको मानना पड़ेगा। नीदरलैंड में है अवेलेबल पर कम्पिटिटिव है, फिनलैंड में भी है, लेकिन थोड़ा फिनिश लैंग्वेज अगर आती है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, कनाडा में पार्ट टाइम जॉब लोग इसीलिए भागते हैं वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ भी अच्छी नहीं रह रही है। ठीक है ना, अब आपकी सिचुएशन जो है, देखो जॉब मार्केट हर कंट्री में अप डाउन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिनलैंड में अगर ये हो गया तो अब खतरा, अरे यार अभी हो गया, अब आगे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, इकोनॉमी फिर से बढ़ जाएगी। कोई फिनलैंड कोई इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं कि आपका टैकल ना हो पाए सिचुएशन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। परमानेंट रेजिडेंट पीआर की बात करूँ तो अराउंड 4 to 6 ईयर्स में आपको फिनलैंड में मिल जाता है, और अराउंड क्या कहते हैं जर्मनी में 5 ईयर्स, लेकिन ठीक है 5 ईयर्स में तो अराउंड सेम ही समझ लीजिए आप। और नीदरलैंड में 5+ ईयर्स प्लस डच इंटीग्रेशन वहाँ भी चाहिए आपको, डच लैंग्वेज का। ठीक है, और वहाँ कनाडा में अलग अलग तरीके हैं, 3 to 5 ईयर से मिलती, चाहे स्टडी के थ्रू और एक अलग गुड पाथवे जो होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से मिलती है। सेफ्टी की बात करूं तो सबसे हाई, वेरी हाई सेफ्टी फिनलैंड, नंबर 1 पे इन सब चीज, सब सारी कंट्रीज में नंबर 1 पे है फिनलैंड। एजुकेशन क्वालिटी में भी एक्सीलेंट है, कोई मुकाबला नहीं है भाई। ठीक है,
जर्मनी से है पर इतना नहीं है, पर फिनलैंड आपका स्कूलिंग से लेके, अगर स्कूलिंग एजुकेशन की बात करूँ, नंबर 1 है वर्ल्ड में, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी और उनकी बात करूँ तब भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ज़्यादा है फिनलैंड में, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसलिए फिनलैंड स्टडी में नहीं है कोई वो नहीं है स्टडी में, ये ध्यान रखिए आप। स्टडी करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिनलैंड में, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए आप, ठीक। तो कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहते हैं फिनलैंड में जैसे है तो एक्सीलेंट है, अगर आप स्ट्रेटजिक हैं और आप क्या कहते हैं फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं और फिनिश लैंग्वेज सीखने के लिए आप रेडी हैं, तो फिनलैंड बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन अभी आप एकदम से आपको नहीं मिलने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिनिश लैंग्वेज सीखो, या विदाउट फिनिश लैंग्वेज भी मिलेगी लेकिन एकदम से नहीं मिलेगी, टाइम लगता है उसमें, कई लोग काफ़ी टाइम से वेट करते हैं, ठीक। अगर आपको लो ट्यूशन फ़ी, केवल आपका मान लीजिए आपका मकसद ही लो ट्यूशन फ़ी है, टॉप प्रायोरिटी, तो भाई जर्मनी है, जर्मनी जाओ आप। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, जर्मनी में भी आपको क्या कहते हैं अनबीटेबल है इस मामले में लो ट्यूशन फ़ी में, लेकिन जर्मन आपको सीखनी पड़ेगी वहाँ भी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जर्मन वहाँ भी सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब रही बात जो लोग जॉब के लिए आ रहे हैं, तो उनको तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि जॉब के लिए वो आ रहे हो, ठीक है। उनको मूव करना चाहिए, सिचुएशन ये है। देखो बताऊँ मैं, सिचुएशन चाहे जैसी हो, फैमिली के साथ अगर आप मूव करना चाह रहे हो ना किसी कंट्री में, मैं केवल पैसे की, जॉब सैलरी की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग पूछते हैं यार कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी। नंबर 1 है फिनलैंड यार अभी भी वर्ल्ड में, अगर आपके फैमिली के साथ मूव करना चाहते हो फिर, ठीक है ना, ये बात मान, अगर आपके पास जॉब है, जॉब के बेस पे आप मूव करना चाह रहे हो, बिल्कुल आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप अगर जॉब के बेस पे मूव करते हो तो आपकी आपके जो स्पाउस को फ्री एजुकेशन है, आपके बच्चों को तो है ही है, खैर, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी बड़ी जल्दी आपको होगा, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब के बेस पे मूव करते हो तो। और फैमिली बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, चाहे चाइल्ड केयर से लेके हर चीज़ बहुत अच्छी है फिनलैंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, आपको मैंने पहले ही बताया, 2026 ऑनवर्ड जो प्रोडिक्शन है, देखो, ठीक है, प्रोडिक्शन है, अभी सिचुएशन बिल्कुल वाकई मानता हूँ कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये प्रोडिक्शन है भाई रिजर्व बैंक ऑफ फिनलैंड की, कि आगे चल के 2026 से जो आपकी कंडीशन अच्छी होगी, ठीक। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया भाई, थोड़ा सा कंपैरिजन ही बता दिया अदर जो नियर बाई कंट्रीज़ और कनाडा का ही बता दिया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या है, ठीक है। तो अगर आप सही से डिसीजन लेते हो, बिल्कुल रेडी हो चैलेंज के लिए, तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से लो, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक। किसी कंसल्टेंट के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा यार, घर के पैसे बर्बाद मत करना, बाकी आप कोशिश करोगे सब अच्छा होगा, ठीक है। फिनलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है और आगे रिकवर करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि टैकल ना हो पाए, ठीक है, ध्यान रखिए आप। तो बाकी अदर वीडियो बनाता रहूँगा, और कल फिर मैं लाइव आऊँगा भाई, ठीक है, क्योंकि अब मेरी वेकेशन लगभग स्टार्ट हो रही है, तो मैं अब लाइव लगभग मतलब हर अल्टरनेट डेज या जल्दी से जल्दी आऊँगा, और वीडियो भी ज़्यादा पब्लिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।